हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है विंटेज कॉफ़ी लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, पर अगर हम इसका ग्रोथ रेट देखते हैं तो वो 100% से भी ज़्यादा है और ये कॉफ़ी के सेगमेंट में सबसे तेज़ ग्रो करने वाली कंपनी है। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी का Q3 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे और मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे। हाल ही में कंपनी ने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई है, तो इस पे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है वो एक बार देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड ये कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था 1980 में। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है और इसका जो कस्टमर बेस है वो स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्स है और कंपनी का बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी मेनली 3 to 4 प्रोडक्ट्स में काम करती है, जैसे कि स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी हुआ, एग्लोमरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी हुआ, इंस्टेंट चिकोरी हुआ और कंपनी अभी नए सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है, जिसका नाम है फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी। ये एक प्रीमियम सेगमेंट है और कंपनी का ये भी कहना है कि जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी है जिसमें कंपनी अभी एंटर करने वाली है, उसका जो प्राइस होता है ये इन सारे कॉफ़ीज़ में से मिला के 40% ज़्यादा होता है। उससे क्या होगा कि कंपनी का जो मार्जिन एक्सपेंशन बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा और कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और कंपनी का जो ओवरऑल पैट का नंबर है वो बढ़ जाएगा। अभी हम कंपनी का जो पैकिंग रेंज है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी 3 से 4 टाइप के पैकेजेस में कॉफ़ी एक्सपोर्ट करती है। तो पहला है जो टीन्स होता है जो 25, 50, 100 और 200 ग्राम्स का है। दूसरा है सैचेज़ है, उसका 1 ग्राम का टू 1 केजी का होता है। तीसरा जो है वो पाउच है, वो 45 ग्राम टू 1 केजी होता है और चौथा है जो कोरुगेटेड बॉक्स होता है, इसका जो साइज़ होता है वो 25 केजी प्लस होता है। तो यहाँ पे कंपनी का ये भी कहना है कि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोडक्ट मिक्स चेंज लाया है। जो भी बल्क कॉफ़ी होता है उसका जो परसेंटेज है कंपनी ने कम कर दिया है और जो कस्टमर पैकेज होता है जो छोटे-छोटे सैचेज़ में सेल करते हैं, उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ाया है। इससे क्या हुआ है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा है और कंपनी का जो पैट का नंबर है वो भी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ है। और आगे चल के कंपनी का ये भी कहना है कि जो कस्टमर पैक है, उसमें वो बढ़ोतरी लाने वाले हैं और जो बल्क वाला सेक्शन है, उसको कम करने वाले हैं। अभी करंटली जो पैकिंग का जो रेंज है, वो 50-50 है, मतलब 50% कस्टमर पैक का है और 50% बल्क पैकिंग का है। अभी कंपनी का ये कहना है कि नेक्स्ट FY27 से वो जो कस्टमर पैक है, उसका जो परसेंटेज है वो 60% हो जाएगा और जो बल्क पैक है वो 40% हो जाएगा और जब फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी कंपनी कैपेक्स पूरा हो जाएगा फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का, उसके बाद जो कस्टमर पैक होगा वो 70% होगा और जो बल्क पैक होगा वो 30% होगा। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी को बहुत ही बढ़िया मार्जिन मिलने वाला है इस सेगमेंट में। और जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का जब कंपनी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देगा, तो वो तो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो कंपनी उस पे ज़्यादा फोकस करने वाली है और वो जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो कस्टमर पैक में वो बेचने वाली है, तो उससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हमें कंपनी का जो नियर टर्म फ्यूचर है वो बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। अभी हम कंपनी के सब्सिडरीज देख लेते हैं। तो पहला है विंटेज कॉफ़ी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है और यहाँ पे कंपनी इंस्टेंट कॉफ़ी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है। दूसरा जो कंपनी का सब्सिडरीज है उसका नाम है डेलेक्टो फूड। ये इसका जो ऑफिस है ये तेलंगाना में है और ये मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करता है इंस्टेंट एंड अदर चिकोरी प्रोडक्ट्स। अभी हम नेक्स्ट पूरे वर्ल्ड का कॉफ़ी मार्केट देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरे वर्ल्ड का अगर कॉफ़ी मार्केट है 2020 में 88 बिलियन US डॉलर का था। उसके बाद वो 2023 में वो बढ़कर 112 बिलियन डॉलर हो चुका है और 2025 में वही बढ़कर 122 बिलियन डॉलर हो गया है और 2028 में कॉफ़ी का मार्केट बढ़कर 140 बिलियन डॉलर हो जाएगा, ऐसा कंपनी का मानना है। तो यहाँ पे कंपनी को इसमें बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसी वजह से कंपनी अपना कैपेक्स बढ़ा रही है और नए-नए प्लांट इंस्टॉल कर रही है और नए-नए प्रोडक्ट में एंट्री लिया जा रहा है और नए-नए रीजन में, मतलब यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीका में नए-नए रीजन में कंपनी एंट्री कर रही है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को जो बढ़ता हुआ कॉफ़ी का जो मार्केट है, उसको कंपनी कैपिटलाइज़ कर पाएगी।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कॉफ़ी होता है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी है आफ्टर द ऑयल। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है ऑयल का, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कमोडिटी ट्रेड होता है वो है कॉफ़ी बीन्स का। यहाँ पे आप अगर इस मैप में देख सकते हो तो जो यूएस है वो फर्स्ट रैंक है कॉफ़ी कंजम्पशन में, उसके बाद यूरोप का नंबर आता है और उसके बाद एशिया और ऑस्ट्रेलिया में ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का स्प्रे ड्राइड एग्लोमेरेटिव एंड इंस्टेंट कॉफ़ी का जो कैपेसिटी है ये 6500 मैट्रिक टन पर ईयर है। उसके बाद 1700 मैट्रिक टन पर ईयर जो कैपेसिटी है वो इंस्टेंट चिकोरी का है और कंपनी का 3000 मैट्रिक टन पर ईयर का जो है वो पैकिंग कैपेसिटी है। तो यहाँ पे कंपनी स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमेरेटिव इंस्टेंट कॉफी में कैपेक्स कर रही है और वो FY26 के एंड में, मतलब इसी मंथ के आखिरी में वो जो न्यू कैपेसिटी है वो इंस्टॉल हो जाएगा और इसका जो नंबर है वो 4500 मैट्रिक टन है। तो टोटल कंपनी का जो कैपेसिटी वो हो जाएगा स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमेरेटिव इंस्टेंट कॉफी में वो है 11,000 मैट्रिक टन पर ईयर। और कंपनी का ये भी कहना है कि आफ्टर Q1 और Q2 FY27 कंपनी उसमें 100% जो कैपेसिटी है वो अचीव कर लेगा। और कंपनी का ये भी कहना है कि वो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का 5500 मैट्रिक टन पर ईयर का जो कैपेसिटी है वो उस पे काम कर रहा है। और ये भी न्यू कैपेसिटी जो है वो मार्च 27 तक कंप्लीट और इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद FY28 में उसका पूरा यूटिलाइजेशन होगा। और कंपनी का ये भी कहना है कि उनका ऐसा प्लानिंग है कि अराउंड 3 to 4 इयर्स में कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है वो 20 to 22,000 मैट्रिक टन पर ईयर पे लेके जाना चाहते हैं वो। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी अगले नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में अपना जो कैपेसिटी है उसको 3 से 4 गुना तक बढ़ा देगा। तो अगर आप यहाँ पे सोच सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी 3 से 4 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, इसीलिए कंपनी इतना बड़ा कैपेक्स कर रही है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो Q3 FY26 में कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 100% है। और जैसे आप पिछले एक साल से 3 से 4 क्वार्टर पहले देख सकते हो तो Q3 FY25 से ही कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 100% है। सो पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूअसली 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कंपनी का कैपेसिटी कितना है और वो कितना यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूअसली 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल Q3 FY26 में कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 1700 मैट्रिक टन पर ईयर का है और कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 1695 मैट्रिक टन पर ईयर का है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का मार्केट स्ट्रेटजी फॉर एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो करंट मार्केट है वो साउथ ईस्ट एशिया का है, रशिया का है, CIS का है, यूरोप एंड अफ्रीका का है। CIS मतलब कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट होता है और कंपनी न्यू मार्केट जो है वो खोज रही है, जैसे कि USA है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। तो वहाँ पे कंपनी एग्रेसिवली एक्सपांड करने की प्लानिंग कर रही है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि USA जो ऑलरेडी नंबर 1 कंज्यूमर है कॉफ़ी मार्केट में, इस पे कंपनी एग्रेसिवली एक्सपांड करेगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, यहाँ पे भी कंपनी को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 150 करोड़ का है। तो पिछले क्वार्टर में 135 करोड़ का था। तो यहाँ पे Q1Q और YoY बेसिस पे बहुत ही अच्छे तरीके से जम दिखाई दे रहा है। उसके बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 127 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में ये नंबर 21 करोड़ का था। और नेट प्रॉफिट का अगर नंबर देखें तो वो 19 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में ये नंबर 17 करोड़ का था। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे बहुत ही अच्छी तरीके से जम दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अभी हम कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। आप यहाँ पे Q3 FY26 में देखोगे तो एक्सपोर्ट से जो कंपनी का रेवेन्यू आया है वो 133 करोड़ का है, ठीक है। और कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट का जो रेवेन्यू है वो 16 करोड़ का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 80 to 90% कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। अगर आप यहाँ पे Q1Q कंपेयर करोगे तो जो पिछले Q3 FY25 में कंपनी का जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू था वो 78 करोड़ का था और डोमेस्टिक मार्केट का जो रेवेन्यू था वो 10 करोड़ का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना रेवेन्यू का जो शेयर है और डोमेस्टिक का दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ाया है।
यही सेम सिनेरियो आप पिछले कुछ क्वार्टर से भी देख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का एक बार ग्रोथ रेट देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी Q3 FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 151 करोड़ का रहा है। इस पे वाई बेसिस पे 71% का जंप दिखाई दे रहा है। अगर आप पिछले साल से कंपनी का ग्रोथ नंबर देखोगे तो वो 100 प्लस रहा है। मतलब मैक्सिमम टाइम पे कंपनी ने 100 प्लस परसेंट का ही ग्रोथ दिखाया है वाई बेसिस पे। तो जैसे आप दिसंबर 24 का अगर नंबर देखोगे तो वहां पे कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 88 करोड़ का था। और वहां पे भी कंपनी का 134% का जम दिखाया था कंपनी ने। उसके बाद 148%, उसके बाद 133%, 90%, 71%। तो मतलब डायरेक्शनली तो कंपनी का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हुआ है, पर ये इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी का जो कैपेसिटी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ा है। इसीलिए कंपनी का जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो अपने को हमें कम दिख रहा है, पर अगर हम इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर देखें तो वो एक्चुअल में बढ़ा ही है। और यही सेम चीज आपको पैट में भी नजर आएगा। अगर आप इस क्वार्टर का अगर पैट का नंबर देखोगे तो वो 19 करोड़ का है। इसमें भी कंपनी को 53% का वाई बेसिस पे जम दिखाई दे रहा है। अगर पिछले कुछ क्वार्टर का अगर पैट का ग्रोथ देखोगे तो वो 247%, 264%, 213%, 137%। तो ऐसा ही नंबर मैसिव पैट ग्रोथ रहा है यहाँ पे। इससे साफ नजर आ रहा है कि कंपनी को बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में क्यों नहीं मिला? क्योंकि कंपनी यहाँ पे मैसिवली कैपेक्स कर रहा है। मोस्ट ऑफ द कंपनी का जो खर्चा हुआ है वो कैपेक्स में हुआ है। इसीलिए इस बार कंपनी का जो पैट का नंबर है वो 53% का रहा है। ये भी कोई बुरा नहीं है, पर इससे भी बढ़िया कंपनी का पैट का नंबर आ सकता था। पर कंपनी का यही कहना है कि वो एग्रेसिवली एक्सपांशन कर रहा है, इसके लिए कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज इस क्वार्टर में नहीं मिला। अगले क्वार्टर से मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को फिर से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हमें कंटिन्यूअसली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी अपना कैपेक्स कैसे करती है, कैसे एक्सपांड करती है, कंपनी का ग्रोथ कितना आता है, ये हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। तभी तो हम एक अच्छे एक्टिव इन्वेस्टर बन पाएंगे। नेक्स्ट अभी हम कंपनी का वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2176 करोड़ का है, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 150 रुपीज पे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो पी है वो 32 का है। अभी हम यहाँ पे कंपनी का जो पी है वो फेयरली वैल्यूड हमें नजर आ रहा है। पर अगर हम कंपनी का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करते हैं तो वो फॉरवर्ड पी 21 का आता है, और कंपनी 100% ग्रोथ दिखा रही है कंटिन्यूअसली। और इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो कंपनी का जो फॉरवर्ड पी है वो 21 का आता है। तो इससे साफ नजर आता है कि कंपनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बेसिस ऑफ जो फॉरवर्ड पी निकाला है उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी हमें फेयरली वैल्यूड ही नजर आता है। और अगर हम उसके बेसिस पे अगर पेग रेशियो कैलकुलेट करें तो 0.32 का आता है। यहाँ पे मैंने मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन निकाला है कंपनी के रेवेन्यू के बेसिस पे, ठीक है। तो कंपनी तो गाइडेंस देती नहीं है, ठीक है। तो मैंने मेरे बेसिस पे मुझे लगता है कि कंपनी कितना ग्रोथ दिखाएगी, कितना रेवेन्यू दिखाएगी, इसके बेसिस पे मैंने मेरा एस्टिमेट खुद का लिखा है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो Q1 में मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो 88 करोड़ का था। तो कंपनी ने Q1 में 102 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया, ठीक है। उसके बाद Q2 में मेरा एक्सपेक्टेशन था 144 करोड़ का, तो वो इन लाइन आया Q2 का। Q3 में भी मेरा एक्सपेक्टेशन था 176 करोड़ का, तो वो भी इन लाइन आया। अभी मेरा एक्सपेक्टेशन है Q4 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 210 करोड़ का आएगा। अभी हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी जो रेवेन्यू है वो अचीव करती है या नहीं करती है। और यहाँ पे कंपनी का मतलब जो ऑफिशियल नहीं है, जितना मैंने रिसर्च किया है तो कंपनी का FY28 टू FY29 में टोटल जो रेवेन्यू का नंबर हो जाएगा वो 1500 करोड़ टू 1600 करोड़ का आना चाहिए। पर ये पिछले साल के जो कैपेक्स के बेसिस पे ये रेवेन्यू का नंबर है। मुझे लगता है कि कंपनी का FY28-29 तक जो रेवेन्यू आना चाहिए वो 2000 करोड़ प्लस आना चाहिए। अभी हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी इतना जो रेवेन्यू है वो अचीव करती है या नहीं करती है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो एक साल का शेयर का चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने पिछले एक साल से ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न दिया है। अगर पिछले साल अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपनी का जो शेयर है वो 90 पे ऑलमोस्ट चलता था, और अभी करंटली कंपनी का जो शेयर है वो 145 रुपीज पे चल रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। अगर कंपनी ऐसा ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती रही, ऐसा ही कैपेक्स करती रही, ऐसा ही प्रोडक्ट मिक्स चेंज लाता रहा कंपनी, तो इससे और भी ज्यादा कंपनी को फायदा होगा। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, पैट बढ़ेगा, और कंपनी का शेयर प्राइस इससे भी ज्यादा और बढ़ेगा, और शेयर होल्डर अपना ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, हम बस कंपनी का केस स्टडी कर रहे हैं।
कंपनी कैसे कैपेक्स करती है, उससे कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है, पैट कैसे बढ़ता है, ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिलता है। तो ये सारी इन कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वो इन सभी चीज़ों से बन के ही तो बढ़ता है। तो हम यही स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।